नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। अब आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 का सिंपली मतलब ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अब सभी लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स में, मेंस में हर कुछ समय पे ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है और प्रीलिम्स में तो हर साल 2 साल पर कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ही लेता है ना? तो जैसे पिछले साल मेंस में पूछ लिया था आर्टिकल 21 से, तो इस साल प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? आर्टिकल 19 की। लेकिन 21 को इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। तो इसलिए 21 को पढ़ के जाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसमें से कोई ऐसी चीजें छोड़ दी है। पढ़ के जाएंगे अच्छे से, लेकिन बहुत ही ज्यादा डीप में जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना? अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो यहाँ से हमारा सॉर्टेड है सारा, आराम से कोई भी क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। आप इससे ये जो कंटेंट दे रहा हूं मैं, है ना, इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई मॉक टेस्ट अगर लगाओगे आप, है ना, तो वो भी आंसर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो ट्रू टेस्ट है किसी सोसाइटी का, उसमें ये नहीं होता कि कैसे पावरफुल आदमी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसका मतलब ये होता है असली सोसाइटी वही है जो एक कमजोर आदमी को प्रोटेक्ट कर सके, एक पावरफुल आदमी को प्रोटेक्ट कर सके, है ना, किसी गलत चीजों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावरफुल आदमी पे ही ताकत है तो उसी को प्रोटेक्शन मिलेगी, या गरीब आदमी पे ताकत नहीं है तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो यही यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। अब जो 3 आर्टिकल है ना, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं उसे, वहां पर है 21, 19 और क्या है 14। तो ये जो तीनों है ना, ये है गोल्डन ट्रायंगल। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। किस लिए? जस्टिस के लिए, लिबर्टी के लिए और डिग्निटी के लिए। अब कौन कौन से हैं देखो। आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है? इक्वालिटी दे रखी है। आर्टिकल 19 में क्या दे रखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, ये सारी चीजें दे रखी है। 21 में क्या दे रखा है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से, क्योंकि हम अभी गोल्डन ट्रायंगल देख रहे हैं जिसके सारे एस्पेक्ट देख लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 19 के बारे में देखा था। इसमें क्या देख लेंगे? 14 के देख लेंगे, 19 का ओवरव्यू देख लेंगे, 21 को देख लेंगे, हमारा खत्म। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट प्रोविजन वाला था वो वाला एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी। अब जाकर देखना कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, और ये कहां से लिए गए हैं। ठीक है, और आर्टिकल 14 का ना एक बार बेयर एक्ट से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना। इसका मीनिंग क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया का सिंपली मतलब है कि भारत की जो टेरिटरी है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि अगर बाहर एम्बेसी है भारत की कहीं पर, या फिर ईजेड वगैरह ये सब जो ले लोगे, वो सब भी भारत की टेरिटरी है, तो वहां पर भी राइट टू इक्वलिटी इंश्योर की जाएगी। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बोले देखने के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिंपल ये है कि नो वन इज अबव द लॉ। लॉ के आगे सभी लोग बराबर हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है सिमिलर पीपल शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। अब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट और आपको अलग अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की अपनी जगह है, आपकी अपनी जगह है। आपको आपके तरीके के लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो हम लोग को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। प्रेसिडेंट अलग है, गवर्नर अलग है, तो इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इन लोगों को इम्यूनिटी भी मिल सकती है किसी चीज से। अब यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखे हैं। टेस्ट मतलब अभी मॉक टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। टेस्ट आर्टिकल 14 को लेकर कि भाई कौन सी चीजें आर्टिकल 14 को लेकर कैसे अप्लाई करनी है। पहला है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। उसमें क्या लिखा है? द लॉ कैन डिफरेंशिएट बट इट मस्ट। लॉ डिफरेंशिएट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्लियर और रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको और मेरे को, हम दोनों को रिजर्वेशन मिला है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी का हनन होने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आर्बिट्रेरी है ये। इसका मतलब ये है कि इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, एक क्लियर और रीजनेबल डिफरेंस है कि भाई पीछे पूर्वजों की वजह से या जो भी चीजों थी उन सबको मायने में रखकर एक तरीके का हमने डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया है ना, डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। फिर है दूसरा क्या है कि भाई एक रेशनल नेक्सस होना चाहिए। किसके बीच में? क्लासिफिकेशन के बीच में और ऑब्जेक्टिव के बीच में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम पाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी, फॉर एग्जांपल किसी को एम्पावर करना है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, तो उसके लिए जो हमें क्लासिफिकेशन करनी है ना, जैसे जिस तरीके से बांटना है, जो भी चीजें करनी है, वो उससे लिंक होनी चाहिए, डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। अगर उसमें ऐसा नहीं है तो फिर वो चीज आर्टिकल 14 को हनन कर रही है, मतलब आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। फिर देख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? उसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, तो सभी को पता होता है। ये आप आर्टिकल 14, 19, 21 किसी भी चीज में डाल सकते हो। आपको पिछले लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें भी बोला था मैंने, क्या बोला था कि भाई जो भी चीजें हैं आर्टिकल 19 से रिलेटेड, अब ये नहीं है कि सरकार अगर रेस्ट्रिक्ट करेगी तो आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन मचा देगी। सिंपल रहेगा कि भाई
आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया, मतलब रीजनेबल तरीके से सारी चीज होनी चाहिए, तभी तो यही होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखेगी सारी चीजों को और क्या कर देगी कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो क्लासिफिकेशन करी है वो ठीक करी है, और नहीं करी तो भाई ये जो लॉ है वो वायलेट कर रहा है, सिंपल सीधी बात। फिर है आर्टिकल 19, ये तो पिछले लेक्चर से ही है, ये देख लेना। और ये देख लेना कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं, मतलब फंडामेंटल राइट है, वो सिटीजन पे लागू होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। कौन कौन से हैं जो सिटीजन पे होते हैं, सिटीजन वाले बता देता हूँ, वो तुम देख लेना। जो नॉन सिटीजन पे है, इसके इससे जो बचेंगे खैर वो तो नॉन सिटीजन पे ही है। 15, 16, 19, 29, 30, ये याद कर लो, ये 5, 15, 16, 19, 29, 30, ये कौन कौन से हैं, ये सिटीजन पे अप्लाई होते हैं, सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होते हैं और सिटीजन को ही मिले हुए हैं, कोई फॉरेनर व्यक्ति इन्हें नहीं ले सकता है। अब इसमें देखो, हमने पिछली बार देख रखा था, सब क्लॉज बाय क्लॉज देखा था। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, पीसफुल विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड। रीजनेबल सेक्शन भी देखी थी उसकी पूरी, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस भी देखा था, वहां पर कई सारी चीजें देखी थी अपन ने। अब आ जाते हैं अपन मेन चीज पर, जो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस वर्ड पे ध्यान रखना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आर्टिकल 21 का ये मतलब नहीं है, सांस, सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह कहा था, एक केस में कहा था कि सांस लेते रहना ही जीवन नहीं है, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, डिग्निटी भी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, इंसान के पास चॉइसेस भी होनी चाहिए। तो क्या है, इंसान के पास क्या होनी चाहिए, एक लाइफ होनी चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। और ये ली जा सकती है ना, कब ली जा सकती है, अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अगर कोई लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया है, ये एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है खैर, और बताना हमने कहाँ से लिया ये, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सबसे ज्यादा जो इवॉल्व हुआ है ना हमारे संविधान में, कोई आर्टिकल जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है, जो सबसे ज्यादा ब्रॉडन है, आर्टिकल 21 हुआ है। उसके बाद कौन सा है, आर्टिकल 19 है। इवोल्यूशन देख लेते हैं। इनिशियली बताया था, एक ही गोपालन केस, वहां पर भी देखा था, एनी लॉ वॉज इनफ। फिर लेटर, बाद में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लॉ मस्ट बी, क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये रट लो। जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आर्टिकल 21 जो है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंप्लाइड है, राइट टू डिग्निटी तो है ही है, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है, राइट टू एजुकेशन है। ये बताओ कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये बताना। अब क्या है, उस राइट टू एजुकेशन पहले इंप्लाइड था, अब उसको एक्सप्रेस कर दिया गया, किसमें कर दिया गया, आर्टिकल 21A में कर दिया गया। अब इंटरकनेक्शन देख लेते हैं तीनों का, कि भाई सिचुएशन है, इशू इन्वॉल्विंग 19 और 21 क्या सेटिस्फाई करने चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इशूज इन्वॉल्विंग ओनली 21, उसमें क्या है, मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 14 एंड 21। अगर 21 है तो वहां पर दो चीजें देखी जाएंगी, 14 और 21। अगर 19 और 21 है तो वहां तीन चीजें देखी जाएंगी, 14, 19 और 21। इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ, मेरे को फिर से बताता हूँ कि देखो एग्जाम्पल भी लिख रखा है। एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी ऑन स्पीच, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, फेयर लॉ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों चीजों को लेकर बना है। नहीं आया फिर से समझाता हूँ, रुकना। कोई सिचुएशन है, सरकार कोई लॉ लाई, ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें हनन हो रही है, आर्टिकल 19 हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। अगर सरकार को इन दोनों को वायलेट करना है, ठीक है, तो अगर सरकार को इन दोनों को वायलेट करना है तो क्या करेगी सरकार, एक लॉ ले आएगी, है ना। और लॉ ले आई तो उसके बाद क्या होगा, जुडिशरी के पास जाएगा मामला। जुडिशरी क्या देखेगी कि भाई लॉ 14 के हिसाब से है, 19 के हिसाब से है, 21 के हिसाब से है, ये देखना पड़ेगा। फिर आ जाओ, ये कुछ जजमेंट्स दे रखी हैं, ये जजमेंट ध्यान से देखना, सारी नहीं याद करनी है, लेकिन हाँ कुछ चीजें याद कर लेना, जिससे आंसर लिखने में आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो जाए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो जाए, है ना। ये देख लेना, की जजमेंट्स अंडर आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड मीनिंग, मतलब ये जो है जजमेंट्स हैं क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है किसके मीनिंग को, आर्टिकल 21 के मीनिंग को। पहला है राइट टू डाई विद डिग्निटी, डाई विद डिग्निटी। अब ये नहीं है कि आपको कोई, आपने कहा अभी आप एकदम ढंग से आराम से बढ़िया आदमी हो, आपने मतलब कोई एक्स है, ठीक है, आपका है मेरा किसी का नहीं, वाई है समझो, ठीक है, वाई है, कोई वाई इंसान है। तो क्या है कि अब वो अच्छा खासा आदमी है कोई, अब वो कहता है कि भाई मेरे को जीना नहीं है, मेरे को मार दो, मेरे को आराम से मार दो।
तो क्या उसे मार दिया जाएगा? नहीं मारा जाएगा। अरे क्योंकि एक्टिव यूथेनेशिया मतलब ऐसे मरना अलाउड नहीं है। अगर आप एकदम बेड रिडन हो, है ना, तो पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। किस केस में अलाउड हुआ था? अरुणा शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 में आया था ये केस। दूसरा केस इससे रिलेटेड कौन सा है? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 में आया था। इसमें लिविंग विल का को लीगलाइज कर दिया गया था। तो अरुणा शॉनबाग केस है, उसके अंदर पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में मैं फर्क बता देता हूँ। पैसिव में क्या होता है कि आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपकी धड़कनें जिस वजह से चल रही हैं, या फिर आपको नेबुलाइजर वगैरह इस टाइप का जो भी लगा हुआ है, सांस लेने के लिए कोई दिक्कत लगी, कोई चीज लगी हुई है, कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, आप बीमार हो बहुत ज्यादा, आपने मतलब कोई इंसान बीमार है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना वो हटा देंगे, तो वो अपने आप मर जाएगा। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि भाई उसको जहर देके मार देंगे। इंसान अभी जीवित ही है, ठीक है, सब चीज लगी हुई है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जहर डाल देंगे या कोई ऐसी चीज कर देंगे, कुछ और कर देंगे। दूसरा क्या है, लीगल एड पे है, हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र। लीगल एड इज इक्वल्स टू पार्ट ऑफ फेयर ट्रायल। स्पीडी ट्रायल के ऊपर भी है। कौन सा है केस? हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। जो अगर डिले हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई केस है, उसमें अननेसेसरी डिले हुए जा रहा है, तो किसको वायलेट करता है? आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हैंडकफ्स है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं लगाए जा सकते बिना किसी रीजन के। अब ये नहीं है कि भाई कोर्ट प्रीमिसेस में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है, नो हैंडकफिंग विदाउट अ रीजन। ये किस केस में बोला गया? प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिन। ये सारे केस हैं, ये सारे आप ना देख लेना, क्योंकि बताने को कोई फायदा नहीं है। सामने लिखा हुआ है केस, उसके आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आउटकम, ठीक है। ऐसे ये सारे केस हैं, ये देखो। प्लीज पीछे की नॉइस को ना थोड़ा सा इग्नोर करना। फिर आते कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन का मतलब है, अरे सिंपल, कि भाई आंसर लिखोगे तो आखिरी में कुछ तो चाहिए ना लिखने के लिए, तो उसमें क्या लिखेंगे? आर्टिकल 21 इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल बट लिविंग विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इंडियन फंडामेंटल राइट डायनेमिक एंड मीनिंगफुल। अब कैसे किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इवॉल्व किया है हमारे राइट टू लाइफ को। आर्टिकल 21 को कैसे किया है? उन्होंने कई चीजें ऐड कर दी। कैसे ऐड कर दी? भाई कोई केस आया, उन्होंने देखा ये चीज जरूरी है, तो आर्टिकल 21 से रिलेट कर रहा है, तो हाँ उसे उसके अंदर इम्प्लाई कर दो। और टुगेदर आर्टिकल 14, 19 और 21 क्या इंश्योर करते हैं कि कोई नॉन मतलब आर्बिट्ररी एक्शंस ना हो, लॉज जो हो जस्ट हो, फेयर गवर्नेंस हो, और ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम हो। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 21 खत्म होता है, ठीक है। इसके बारे में जितने भी एस्पेक्ट थे, जितने भी डायमेंशन थे, हम सारी देख लिए। और मैं आप लोगों से बहुत निवेदन करूंगा, भाई प्लीज यार तुम लोग देख लेना ये सारी चीज, ये जो दिखा रहा हूँ ना की जजमेंट, ये देख लेना, रटना नहीं। मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही रट लेना। ये इंपॉर्टेंट है, 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 ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, टू स्लीप ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हाँ बस इतने इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और आराम से क्या करना, अब क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद अब लेटे लेटे तो देख लिया तुमने, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करना, पीवाईक्यू उठाना। और क्या करोगे उसके साथ? पीवाईक्यू, इस नॉलेज के साथ क्या करोगे? थिंक, ठीक है, तभी होगा थिंक लाइक यूपीएससी। जब आप पीवाईक्यू देखोगे, उसको जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करी है इस लेक्चर से, जितनी नॉलेज इकट्ठी करी है, उसे वहां पर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करना, उसे वहां पर उस क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करना, बस आपका आंसर बन जाएगा।